नमस्कार दोस्तों, आज हम शब्दालंकार का जो अगला रूप है रूपक अलंकार उसको देखने जा रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने उपमा अलंकार देखा था। उपमा अलंकार में हमने तुलना से संबंधित देखा था कि उपमेय और उपमान में जब तुलना की जाती है या फिर उसके हमने वाचक शब्द भी देखे थे, उससे उसकी पहचान की जाती है, तो वहाँ पर अलंकार कौन सा होता है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। वो चीज़ हम देख चुके थे अगले वीडियो में। आज हम रूपक अलंकार के लक्षणों को जानेंगे और इसके उदाहरण के बारे में देखेंगे। तो रूपक अलंकार में क्या किया जाता है कि सबसे पहले लक्षण देखते हैं। जहाँ वस्तुतः भेद होते हुए भी उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप किया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। तो दोस्तों यह क्या बताया गया, उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप बताया गया है कि ये उसके जैसा दिखता तो है लेकिन होता नहीं है। यहाँ पर केवल आरोप लगाया जाता है कि उसके जैसे दिख रहा है, वह हमेशा रूपक अलंकार इसकी पहचान होती है। इसकी पहचान के लिए हम यहाँ पर एक उदाहरण से इसको समझने का प्रयास करेंगे। उदाहरण है कि जैसे यहाँ एग्जाम्पल यहाँ लिखा गया, चरण सरोज पखारन लागा। यहाँ पर चरण सरोज पखारन लागा में क्या बताया गया दोस्तों कि चरण सरोज पखारन लागा, ये एक उदाहरण है। और इस एग्जाम्पल के अंदर कि चरण के ऊपर क्या किया, कमल का आरोप लगाया गया। सरोज का मतलब होता है कमल, कमल का इसके ऊपर आरोप लगाया गया है। और जहाँ आरोपित शब्द दिख जाता है वहां पर अलंकार हमेशा कौन सा होता है, रूपक। रूपक अलंकार की हम एक पहचान और भी कर सकते हैं कि जैसे आया चरण सरोज, चरण और सरोज के बीच में एक सामासिक चिन्ह लग रहा है। सामासिक चिन्ह भी क्या होती है, इसकी एक पहचान होती है। लेकिन ये शब्द दोनों कैसे दिखने चाहिए, अलग अलग दिखने चाहिए, समान शब्द नहीं होने चाहिए। अलग अलग शब्द के बीच में जब सामासिक चिन्ह होता है तो क्या होता है कि जब इसका स्पष्टीकरण करते हैं तो सामासिक चिन्ह की जगह रूपी शब्द प्रकट हो जाता है। और रूपी शब्द प्रकट होने के बाद क्या हो जाएगा, चरण, चरण रूपी सरोज, यानी चरणों के किसके समान बता दिया गया, कमल के समान। तो यहाँ पर किसकी प्रधानता है, या उपमेय की प्रधानता है। जहाँ उपमेय की प्रधानता होती है और उपमान उससे थोड़ा कम होता है तो वहां पर हमेशा क्या होता है, ये इसकी पहचान हो जाती है रूपक अलंकार की। तो यह स्पष्टीकरण में हम लिख सकते हैं कि चरण पर कमल का आरोप लगाया गया है, इसीलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है, यहाँ पर रूपक अलंकार है। फिर इसका एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो यहाँ पर भी दोस्तों क्या बताया गया कि राम और रतन, इन दो शब्दों के बीच में सामासिक चिन्ह आया है। दोनों शब्द दिखने में अलग अलग है, लेकिन जब हम क्या करते हैं, इसका स्पष्टीकरण करते हैं तो राम और रतन के बीच में रूपी शब्द आ जाता है। और रूपी शब्द आते ही यहाँ पर अलंकार कौन सा हो जाता है, यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाता है। रूपक अलंकार में क्या होता है, उपमेय की प्रधानता होती है और उपमान क्या होता है, उपमेय से थोड़ा कम होता है। तो जहाँ प्रधानता उपमेय की हो जाती है और उपमेय पर क्या किया जाता है, उपमान का आरोप कर दिया जाता है, वह अलंकार रूपक होता है। वहीं उपमा अलंकार में किसकी प्रधानता होती है, उपमा अलंकार के अंदर उपमेय की प्रधानता न होकर उपमान की प्रधानता होती है। उपमान आकार से बड़ा रहता है और उपमेय छोटा रहता है। और इसमें किसकी प्रधानता होती है, रूपक अलंकार में, रूपक अलंकार के अंदर हमेशा उपमेय की तो प्रधानता रहती है और उपमान उससे थोड़ा क्या रहता है, छोटा रहता है। तो यही रूपक अलंकार होता है। जहाँ पर भी आपको दो शब्दों के बीच में थोड़ा सामासिक चिन्ह दिख जावे, दोनों शब्द अलग अलग हो, वह रूपी शब्द लगा कर क्या कर दिया जाता है, रूपक अलंकार को स्पष्टीकरण करते हुए समझा दिया जाता है। स्पष्टीकरण जब भी किया जाए तो उसके अंतर्गत हमेशा अलंकार के लक्षणों को अवश्य लिखा जाता है और वह लक्षण क्या बताते हैं, इसका स्पष्टीकरण बताते हैं। अगला जो अलंकार है वो भी शब्द अलंकार का उदाहरण ही है दोस्तों, और वह अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार जो है इसकी हम पहचान करेंगे। उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान क्या होती है कि उपमान की कल्पना या संभावना
उपमेय में की जाती है। अब यहाँ पर क्या बताया जाएगा, उपमान की कल्पना या संभावना बताई जाएगी, और किससे बताई जाएगी, उपमेय। तो उपमेय में इसकी संभावना की जाएगी। और उत्प्रेक्षा अलंकार की एक पहचान भी होती है। इसकी पहचान के लिए कुछ शब्द होते हैं, जनु, मनु, जानो, मानो, ईव। इस तरह के शब्द अगर आपको किसी वाक्य में दिख जावे तो वहां पर भी क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार की इसकी पहचान की जाती है। तो यहाँ एक उदाहरण से हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या किया जाएगा, एक कल्पना की जाएगी, एक संभावना की जाएगी कि उसके पास वो चीज वैसी होती तो नहीं है क्या, लेकिन काल्पनिक होती है, जिसके बारे में क्या हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए विचार कर सकते हैं, कि सोच सकते हैं कि वो वैसा होता होगा, या फिर उसकी एक कल्पना कर ली जाती है। यहाँ पे एग्जाम्पल मुख्य मानव चंद्र है, उदाहरण दिया यहाँ पर मुख्य मानव चंद्र है। तो यहाँ पर क्या बताया गया, मुख को क्या मान लिया गया, चंद्रमा के समान मान लिया गया। तो मुख को चंद्रमा तो होता नहीं है, लेकिन उसकी जैसा क्या किया गया, उसकी कल्पना कर ली गई कि मुख कैसा है, चंद्रमा के समान सुंदर है। तो इससे हम कल्पना से इसका अर्थ देख लेंगे। दूसरा यहाँ पर मानव शब्द भी आया है। मानव शब्द क्या करता है, उत्प्रेक्षा अलंकार की एक पहचान को बताता है। तो हम इससे भी क्या कर सकते हैं कि उत्प्रेक्षा की पहचान कर लेते हैं। दूसरा एक उदाहरण और भी है, कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि ये जनु मनु, जानो मानो, ईव, इस तरह के शब्द कभी प्रकट नहीं होते, तो क्या किया जाता है, उसका भावार्थ किया जाता है। और भावार्थ से भी क्या किया जाता है कि हम इसके उदाहरण को समझ सकते हैं। भावार्थ में जानो मानो प्रकट हो जाता है। तो नीचे का उदाहरण ऐसा ही है, बढ़त ताड़ का पेड़ चुमन को आकाश, यानी क्या बताया गया कि ताड़ का पेड़ ऐसे बढ़ रहा है मानो वह आकाश को छू लेगा, चूम लेगा। तो यहाँ पर मानो शब्द, जानो शब्द, जनु मनु, ईव, इस तरह का कोई भी शब्द यहाँ पर प्रकट नहीं हुआ है। तो जहाँ शब्द प्रकट नहीं होता है लेकिन भावार्थ में अगर अर्थ प्रकट हो रहा है तो वहां पर भी अलंकार कौन सा हो जाता है दोस्तों, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। तो उत्प्रेक्षा के अंदर इसकी क्या रहती है, या तो संभावना रहती है, या फिर कल्पना की जाती है, या फिर जनो मानो, जानो मानो, इन शब्दों से इसकी पहचान की जाती है। ऐसे शब्द अगर वाक्य में कहीं दिख जाते हैं तो वहां पर हमेशा उत्प्रेक्षा अलंकार ही होता है। तो रूपक हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। फिर अगला एक अलंकार और है जिसको मैं बता रही हूँ, मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार, ये अलंकार भी शब्द अलंकार का ही रूप है। इसके भी सबसे पहले हम लक्षणों को देखेंगे कि इसके लक्षण क्या होते हैं। मानवीकरण के जो लक्षण होते हैं दोस्तों, ये क्या होते हैं कि जहां जड़ वस्तु या प्रकृति पर मानवीय चेष्टाओं का आरोप हो वहां मानवीकरण अलंकार होता है। जहां जड़ वस्तु या प्रकृति के ऊपर क्या करना है, मानवीय चेष्टाओं को आरोपित करना है। मानवीय चेष्टाओं में सारे सजीव आ जाते हैं, जैसे मानव का बोलना, चलना, घूमना, दौड़ना, सोना, बैठना, ये सब क्या है, ये सब मानवीय चेष्टाएं। अगर ऐसी मानवीय चेष्टाएं किसी प्रकृति के साथ उसको जोड़ दिया जाता है, प्रकृति में क्या आता है, प्रकृति में आ जाता है आपके पहाड़, नदियां, पेड़ पौधे, आसमान, ये सब क्या है, नेचर है, प्रकृति है। इस प्रकृति के ऊपर क्या करना है, सजीव की जो भी क्रियाकलाप होती है उनको उसके ऊपर आरोपित कर देना ही क्या कहलाता है, मानवीकरण अलंकार कहलाता है। इसको भी हम एक उदाहरण से देख लेते हैं। चुपचाप खड़ी थी वृक्ष पात, सुनती जैसे कुछ निजी बात। अब यहाँ पर क्या बताया दोस्तों कि चुपचाप खड़ी थी वृक्ष पात, सुनती जैसे कुछ निजी बात। तो वृक्ष की पंक्ति चुपचाप खड़ी हुई है, मानो वो किसी विषय के बारे में सुनने की चेष्टा कर रही है। तो यहाँ वृक्षपात क्या है, ये वृक्षपात एक जड़ वस्तु है और इस जड़ वस्तु के ऊपर क्या किया गया, मानवीय चेष्टा को आरोपित कर दिया गया। वृक्षपात एक जड़ वस्तु है, इसके ऊपर मानवीय चेष्टा को आरोपित, यानी मानवीय चेष्टा का काम क्या होता है, सुनना। सुनने का काम कौन करता है, सजीव करता है। ये जड़ वस्तु कभी सुनती नहीं है, कभी बोलती नहीं है, ये तो चुपचाप खड़ी ही रहती है।
तो सुनने का इसके ऊपर क्या किया गया, एक आरोप लगाया गया। तो यहाँ पर आरोपित शब्द किसके ऊपर होगा, किसी जड़ वस्तु या प्रकृति के ऊपर क्या किया जाता है, मानवीय चेष्टाओं को जब आरोपित कर दिया जाता है तो वह हमेशा मानवीकरण अलंकार इसकी पहचान होती है। इस तरह अगला एक उदाहरण और है, इसको भी हम देख लेते हैं। मैं